नमस्कार, संडे वाली पाठशाला की एक्स्ट्रा क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। देश के अंदर विपक्ष की राजनीति अलग ही जोन में चली गई। मोहब्बत की दुकान का सामान आजकल चर्चा में है। मोहब्बत ऐसी बरसी कि बीजेपी के 2 सांसद अस्पताल पहुंच गए, आईसीयू में। इसके बाद भी लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस उल्टा कोतवाल को डांट रही। आज एक्स्ट्रा क्लास में मैं आपको कांग्रेस की बाबा साहब अंबेडकर से सो कॉल्ड मोहब्बत वाली राजनीति के चैप्टर के बारे में बताऊं, क्योंकि कांग्रेस तो उन्हीं के नाम पर राजनीति कर रही है ना। बाबा साहब के साथ नेहरू ने और कांग्रेस ने क्या किया था? आखिर कांग्रेस इतना तिलमिलाई हुई है क्यों मोहब्बत की दुकान के दुकानदार आपे से बाहर हुए जा रहे हैं? इन सारे सवालों का जवाब आपको आज पाठशाला में मिल जाएगा। पहले ये रिपोर्ट। जय 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 दी, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, हमेशा माफी मांगो, माफी मांगो, माफी। बाबा साहब का अपमान, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, सांसद का अपमान, क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना कौन सा? इतना कौन सा? सभा की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। जिन्होंने जब तक सत्ता पर रहे आरक्षण के सिद्धांतों की धज्जियां उड़ाई, वो लोग आज बाबा साहेब आम्बेडकर के नाम पे भ्रांति फैलाना चाहते हैं। रियलिटी है, इन्होंने अंबेडकर जी का अपमान किया है, उसकी अपॉलॉजी होनी चाहिए और रिजाइन करना चाहिए होम मिनिस्टर को। हमारे प्रधानमंत्री जी, उनको बर्खास्त करना चाहिए। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। आप मुझसे नफरत करो, आप मुझे गाली दो, ये आपके दिल की बात है। आपका बाजार नफरत का, मेरी दुकान मोहब्बत की। तो मोहब्बत बड़ी तबीयत से बांटी गई संसद परिसर में। इतनी जोर से बांटी गई कि विरोधी रक्त रंजित हो गए, अस्पताल पहुंच गए, 6 टांके लगे, आईसीयू में रहे। और एक शायर ने कहा, अगर ये मोहब्बत है तो एक काम कर, तू नफरत मत कर। तेरी सियासत भी चलेगी और लफ्ज़ मोहब्बत रुस्वा तो ना होगा। लेकिन बात शेर व शायरी की नहीं, बात राजनीति के गिरते उस स्तर की है जिसके घेरे में आज गांधी का नाम जोड़े कांग्रेस खड़ी है। एक परिवार की सत्ता बेचैनी खड़ी है, उसके बारूदी कारकुन खड़े हैं। सच ये है कि बाबा साहब अंबेडकर के नाम जितनी राजनीति कांग्रेस आज कर रही है, अगर वैसी नेहरू के समय में हुई होती तो शायद बाबा साहब को मजबूरन कानून मंत्री का पद तो छोड़ना न पड़ा होता। मान्यवर आम्बेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? आम्बेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं। सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि आम्बेडकर और राजा जी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, आम्बेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। तो क्या इसी सवाल और इतिहास के इसी तथ्य ने कांग्रेसियों को असहज कर दिया? क्या संसद के भीतर और बाहर अचानक आए राजनीति के पश्चिमी विक्षोभ के पीछे वजह किसी सत्य का पकड़ लिया जाना ही?
जो भी हो, पर कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह पर अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाते हुए पूरा वितंडा तान दिया। तो क्या कांग्रेस इतनी उत्साहित हो गई कि ऊर्जा संभाले नहीं समझी? आखिर कांग्रेसियों और खासकर कांग्रेस के एक परिवार में बाबा साहेब अंबेडकर के प्रति उठी सम्मान की लहर क्या वास्तव में स्वाभाविक है? इसको समझना है तो जरूरी है इतिहास के पन्नों को पलटना, उस चैप्टर को खोलना जिसमें नेहरू की महत्वाकांक्षा और अंबेडकर के सामाजिक न्याय का पवित्र संकल्प एक दूसरे से टकराते दिखते हैं। हाल ये था कि बाबा साहब अंबेडकर को मंत्रिमंडल में जगह तक नहीं दी। महात्मा गांधी ने नेहरू से अंबेडकर को मंत्रिमंडल में जगह देने को कहा। गांधी ने कहा कि मंत्रिमंडल में दूसरे लोकप्रिय नेताओं को भी जगह देनी चाहिए। गांधी अगर न कहते तो नेहरू कम से कम अंबेडकर को तो कानून मंत्री नहीं बनाते। आपके सामने ये देश की पहली कैबिनेट की तस्वीर है जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी बैठे हुए हैं। ये दोनों ही कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं थे, लेकिन महात्मा गांधी के दखल पर नेहरू ने इन दोनों नेताओं को अपनी कैबिनेट में शामिल करवाया। 1947 में महात्मा गांधी ने यह सलाह दी कि नेहरू सरकार के मंत्रिमंडल में दूसरे लोकप्रिय नेताओं को भी जगह दी जानी चाहिए। अगर महात्मा गांधी नहीं होते तो आज इस तस्वीर में ये दोनों नेता भी नहीं होते। लेकिन कमाल की गुलाटी देखिए, आज वही कांग्रेस उसी एक परिवार के नेता खुद को सबसे बड़ा अंबेडकरवादी बताने में लगे हुए हैं। होम मिनिस्टर ने डायरेक्टली सबके सामने जो उनका माइंडसेट है वो सबके सामने उन्होंने दिखा दिया। हमने कहा कि अपॉलॉजी होनी चाहिए और उनको रिजाइन करना चाहिए, नहीं किया। और आज फिर से इन्होंने एक नया डिस्ट्रैक्शन शुरू किया है। हम अंबेडकर जी की स्टैचू से सारे एमपी शांति से पार्लियामेंट हाउस जा रहे थे। पार्लियामेंट हाउस के सीढ़ियों पे बीजेपी के एमपी लकड़ियां लिए हमारे सामने खड़े होते हैं, हमें अंदर नहीं जाने देते हैं, और उसके बाद अब ये थोड़ा सा अपना फिर से डिस्ट्रैक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एफआईआर जो दर्ज किया गया है राहुल गांधी जी के खिलाफ नहीं है, ये डॉक्टर अंबेडकर के सोच के खिलाफ है, ये सामाजिक न्याय के खिलाफ एफआईआर है, सामाजिक सशक्तिकरण के खिलाफ एफआईआर है। जो आवाज राहुल गांधी जी उठा रहे हैं मोडानी घोटाले को लेकर, उससे ध्यान हटाने के लिए ये एफआईआर है। बीजेपी कहती है कि अंबेडकर के प्रति अचानक उमड़ा प्रेम वास्तव में कांग्रेस की राजनीति का हिस्सा है, उसी राजनीति का जिसके जरिए वो संविधान को अपने पॉकेट में लिए घूमती है। बीजेपी के आरोप अपनी जगह, लेकिन ऐतिहासिक तथ्य तो यही सवाल उठाते हैं कि क्या कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार के लिए संविधान और उसके निर्माता माने जाने वाले डॉक्टर अंबेडकर के प्रति कोई श्रद्धा भाव कभी रहा? उन्नीस 1951 में जबकि चुनी हुई सरकार नहीं थी, उन्होंने ऑर्डिनेंस करके संविधान को बदला और किया क्या? अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला कर दिया गया। और ये संविधान निर्माताओं का भी अपमान था। उसी दौरान उस समय के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी ने
मुख्यमंत्रियों को एक चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा था, नेहरू जी लिखते हैं, अगर संविधान हमारे, आगे नेहरू जी लिखते हैं, अगर संविधान हमारे रास्ते के बीच में आ जाए, ये नेहरू जी लिख रहे हैं, अगर संविधान हमारे रास्ते के बीच में आ जाए, आगे नेहरू जी कह रहे हैं, तो हर हाल में संविधान में परिवर्तन करना चाहिए। ये नेहरू जी ने मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी। तो जो लोग आज संविधान की बात कर रहे हैं, अंबेडकर की बात कर रहे हैं, वो तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने अंबेडकर को अपनी कैबिनेट के लायक नहीं समझा था। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। ये लोग तो ऐसे हैं जो कहते रहे हैं कि संविधान अंबेडकर ने नहीं, नेहरू ने संविधान दिया है। ये लोग नेहरू को अंबेडकर से बड़ा बताने में क्या क्या करते रहे, आज आपको यह भी देखना चाहिए। इसी साल इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने अंबेडकर पर बेहद आपत्तिजनक बात लिखी थी। सैम पित्रोदा ने लिखा था कि संविधान और उसकी प्रस्तावना में किसका योगदान ज्यादा है, इसका जवाब नेहरू है, अंबेडकर नहीं। बाबा साहब का दिया हुआ संविधान, अंबेडकर भारत के संविधान के जनक हैं। यह कहना भारत के आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा है। मतलब यह कहना कि बाबा साहब ने संविधान दिया, यह सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा है। यह कौन लिख रहा है? सैम पित्रोदा, राहुल गांधी के खासम खास। हालांकि बाद में विवाद होने पर सैम पित्रोदा ने यह ट्वीट डिलीट कर दिया था। लेकिन जो लोग आज एडिटेड क्लिप पर अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं, उन्होंने सैम पित्रोदा से कोई इस्तीफा नहीं लिया था। नेहरू के सामने ये किसी को कुछ समझते ही नहीं थे बॉस। अंबेडकर को लेकर इनकी सोच आज तक नहीं बदली है। साल 2006 में जब देश में यूपीए की सरकार थी, तो उस समय एनसीईआरटी की किताब में अंबेडकर का एक कार्टून सिलेबस का हिस्सा बनाया गया था। यह है वो कार्टून। इसमें दिख रहा है कि बाबा साहब अंबेडकर स्नेल यानी घोंघा नुमा संसद पर बैठे हुए हैं और पीछे नेहरू हाथ में कोड़ा लेकर अंबेडकर को मार रहे हैं ताकि गति पकड़ सके। साल 2012 में इस कार्टून के मुद्दे पर संसद में जोरदार हंगामा हुआ था। कांग्रेस पर बाबा साहब के अपमान का आरोप लगा था। तब कांग्रेस को माफी मांगनी पड़ी थी। यह कार्टून 1948 में प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट शंकर ने बनाया था। इस कार्टून को 2006 में एनसीईआरटी की 11वीं की किताब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क में छापा गया था। 2006 में छपी यह किताब में कार्टून, 6 साल बाद 2012 में अंबेडकर के कार्टून पर संसद में भयंकर बवाल हुआ। तत्कालीन एचआरडी मंत्री कपिल सिब्बल ने इसके लिए माफी मांगी थी बॉस। सोचिए, 6 साल तक अंबेडकर को कोड़े मारते रहे नेहरू कार्टून में, और ये एनसीईआरटी की किताब में छपा रहा, बच्चे पढ़ते रहे। कांग्रेस की सरकार ने इसका संज्ञान तक नहीं लिया था। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि एनसीईआरटी की किताब बनाने वाली टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट कमेटी में कौन था? योगेंद्र यादव जैसे लोग चीफ एडवाइजर हुआ करते थे। और इसका खुलासा खुद तत्कालीन एचआरडी मंत्री कपिल सिब्बल ने लोकसभा में किया था। सुनिए तब कपिल सिब्बल ने क्या कहा था। मालूम होना चाहिए कि ये जो टेक्स्ट बुक बनाने वाले हैं ये एनसीईआरटी के लोग नहीं हैं, वो एक इंडिपेंडेंट एकेडमिक अथॉरिटी का गठन करते हैं और उसमें कई लोग हैं। मैं उनका भी आपको नाम भी दे सकता हूं। टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट कमेटी बनती है और उसमें जो चेयरपर्सन हैं वो हरि वासुदेवन हैं, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, और उसकी चीफ एडवाइजर्स योगेंद्र यादव, सीनियर फेलो सेंटर ऑफ स्टडीज ऑफ डेवलपिंग स्टडीज दिल्ली, सुहास पालशिकर, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिक्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे महाराष्ट्र, और फिर उनके एडवाइजर्स हैं केसी सूरी, और फिर कई मेंबर्स हैं। मैं सारा को नाम नहीं लेना चाहता। अब सोचिए जरा, जो कांग्रेस पूरी जिंदगी बाबा साहब आंबेडकर की धारा के विरुद्ध चलती रही, वो कांग्रेस अचानक बाबा साहब का नाम क्यों जपने लगी? वजह है जातिवादी राजनीति की काट को काउंटर करने के लिए मोदी की तरफ से चला गया एक है तो सेफ है का दमदार कार्ड। एक है तो हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक के नतीजे ने कांग्रेस के पैरों तले जमीन तो खिसका ही दी है। महाराष्ट्र में संविधान खतरे में और आरक्षण खत्म कर देने वाला दांव खाली चला गया। ब्रांड मोदी पर भरोसा करते हुए सभी वर्गों के 48% से ज्यादा वोट महायुति को मिले, जबकि इसके मुकाबले महाविकास आघाड़ी 33.66% वोट ही
हासिल कर सके। तो क्या यही बेचैनी अब कांग्रेस को सनसनीखेज सियासत करने को मजबूर कर रही है? दरअसल दांव पर सिर्फ कांग्रेस का अस्तित्व भर नहीं, बल्कि उसके नेता राहुल गांधी का राजनीतिक करियर है। भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा के जरिए जिस राहुल गांधी को करिश्माई नेता के तौर पर कांग्रेसी काबिज करना चाहते थे, वो सारी कवायद फिर शून्य की तरफ फिसलती दिख रही है। सच यही है कि कांग्रेस के लिए मुद्दा न तो बाबा साहब आंबेडकर हैं, न संविधान है, न मोहब्बत की दुकान है। मुद्दा दरअसल 15 साल लंबा सत्ता से बेदखली का अरण्य कांड है। देखिए, राहुल जी B.R. अम्बेडकर जी की फोटो लेकर शांतिपूर्वक जय भीम के नारे को बोलते हुए संसद में जा रहे थे। संसद में जाने से किसने रोका? और अब सिर्फ अमित शाह जी की खाल बचाने के लिए ये अब इन्होंने साजिश शुरू की है कि भैया ने किसी को धक्का मारा, ये वो। तो कांग्रेस की पारिवारिक राजनीति अब खाल पर उतर आई है। कांग्रेस तिलमिलाई हुई इसलिए भी है क्योंकि संसद के भीतर आंबेडकर को लेकर कांग्रेस और तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की सोच को उजागर करते पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत कुछ तथ्य रखे जो उसकी जाति भेद वाली राजनीति को सीधी चोट पहुंचा सके। इतिहास के हवाले से अगर देखें तो बाबा साहब आंबेडकर को लेकर कांग्रेस का उपजा प्रेम 180 डिग्री घूमकर वहीं जा खड़ा हुआ है। पाठशाला की रेगुलर क्लास में हमने आपको बताया था कि कैसे कांग्रेस ने सियासी पिच पर बाबा साहब आंबेडकर को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आप बाबा साहब के चित्र लेने के अधिकारी नहीं हो। बाबा साहब के अपमान के पाप के भागीदार कांग्रेस पार्टी है। बाबा साहब के साथ यही अन्याय नहीं रोका है कांग्रेस का। बाबा साहब ने जिस संविधान को एक देश एक संविधान होना चाहिए, धारा 370 लगाकर बाबा साहब के सपनों को चकनाचूर किया कांग्रेस ने। कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम आज किस मुंह से अंबेडकर की बात कर रहा है? इनका तो इतिहास कदम कदम पर अंबेडकर को अपमानित करने का रहा है। अंबेडकर को जीते जी इतना परेशान किया कि उन्हें चुनाव में हरवाने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी। 1952 में देश में पहले आम चुनाव हुए जिसमें अंबेडकर उत्तर मुंबई लोकसभा सीट से खड़े हुए। अंबेडकर के सामने कांग्रेस ने अंबेडकर के ही पूर्व पीए एनएस काजोलकर को टिकट दिया। काजोलकर दलित समुदाय से थे और कांग्रेस की रणनीति थी कि अपने ही पीए से हारकर अंबेडकर का राजनीतिक करियर पटरी से उतर जाएगा। नेहरू ने उत्तर मुंबई सीट पर अंबेडकर के खिलाफ खूब प्रचार भी किया। इसी वजह से उत्तर मुंबई सीट से अंबेडकर करीब 15,000 वोट से हार गए। इसके बाद 1954 में महाराष्ट्र के भंडारा लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ। भंडारा उपचुनाव अंबेडकर ने भी यह चुनाव लड़ा था, लेकिन कांग्रेस ने फिर उन्हें हरा दिया। आप सोचिए, जिस व्यक्ति ने देश को संविधान दिया, जो उस समय सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों में से एक थे, वो महान आदमी इस देश में चुनाव नहीं जीत पा रहे थे। तो क्या कांग्रेस खुद को सुबह का भूला बताना चाहती है? देश में जो लोग भी सामाजिक न्याय के पक्ष में खड़े होते हैं वो डॉक्टर B.R. आंबेडकर को नमन करते हैं। क्योंकि बाबा साहब ने तब उस उपेक्षित समाज की बात की थी जब उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। लेकिन बाबा साहब के साथ कांग्रेस के दौर में क्या हुआ, ये छिपा नहीं है। अलबत्ता दलित और पिछड़े वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ने को लेकर बाबा साहब आंबेडकर के संकल्प को खंडित करने का काम जरूर इतिहास में कांग्रेस ने किया। जब भी उसे मौका मिला, बीजेपी यही आरोप लगाती है। ओबीसी
को आरक्षण देने के लिए 1995 में 55 में काका साहेब कालेलकर कमीशन बना। मान्यवर, इसका रिपोर्ट कहां है? दोनों सदन के रिकॉर्ड पर मैंने ढूंढा, कहीं नहीं, बुला दिया गया। क्यों? क्योंकि ओबीसी को आरक्षण मिलता था। छिपा कैसे सकते हो? छिपा कैसे सकते हो? बाबा साहब आंबेडकर का संविधान है, देश में लोकतंत्र है, कैसे छिपाओगे? इतिहास में दर्ज ऐसे ही पन्नों का खुलना कांग्रेस को असहज कर रहा है। आरक्षण को लेकर फैलाए गए भ्रम का फायदा कांग्रेस ले चुकी है, लेकिन एक्सपर्ट कहते हैं कि ये वन टाइम रिचार्ज था। बाबा साहब के संविधान को बदलने और आरक्षण खत्म करने के नैरेटिव की हवा अब निकल चुकी है। यही वजह है कि अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाते कांग्रेस पुरानी फिरकी पर नया धागा लपेट रही है। लेकिन इतिहास का एक और अहम अध्याय है जिस पर कांग्रेस की खींच कई गुना और बढ़ सकती है। यह अध्याय जुड़ा है वीर सावरकर और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संवाद से। जिन सावरकर को राहुल गांधी भर भर कर कोसते हैं, जिन सावरकर को गाली देकर वो एक वोट बैंक को संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं, उन्हीं वीर सावरकर ने बाबा साहब अंबेडकर के महाड़ सत्याग्रह को बिना शर्त समर्थन दिया था। जनवरी 1924 में जेल से रिहा होने के बाद सावरकर ने बड़े पैमाने पर समाज सुधार के काम किए। इसमें दलितों के मंदिर में प्रवेश और सभी जातियों के साथ खाना खाने तक का अभियान था। खास बात यह है कि खुद बाबा साहब अंबेडकर ने सावरकर के ऐसे प्रयासों की तारीफ की थी। अंबेडकर ने तेलुगु समाचार के एक अंक में लिखा था कि अगर हिंदू समाज बचे रहना चाहता है तो उसे अपनी संख्या बढ़ाने की बजाय अपनी एकजुटता बढ़ाने पर जोर देना चाहिए। इसका सीधा मतलब है जाति का उन्मूलन। यानी अंबेडकर तब से कह रहे हैं एक हैं तो सेफ हैं, जो आज नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। बात तब की है जब बाबा साहब अंबेडकर दलित समाज के सम्मान और सुरक्षा की लड़ाई लड़ रहे थे। 20 मार्च 1927 में बाबा साहेब ने महाड़ सत्याग्रह किया था। देश के भीतर दलित समाज के लिए सामाजिक न्याय, समानता और नागरिक अधिकार हासिल करने को लेकर यह एक बड़ा आंदोलन था। अंबेडकर और उनके अनुयायियों ने महाराष्ट्र के कोलाबा जिले के महाड़ में स्थित चावदार तालाब तक जुलूस निकाला था। ये लोग छुआछूत के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। तब वीर सावरकर ने महाड़ आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा था, छुआछूत की न सिर्फ निंदा की जानी चाहिए बल्कि अब उसे धर्म के आदेश के तौर पर जड़ से समाप्त करने का समय आ चुका है। ये नीति या औचित्य का सवाल नहीं है बल्कि न्याय और मानवता की सेवा के मुद्दे भी इससे जुड़े हुए हैं। दरअसल जिस विचार के साथ डॉक्टर अंबेडकर चल रहे थे, दलितों के सम्मान और संघर्ष को मानवीय स्केल पर दिखाते हुए बाबा साहेब जिस दलित समाज के साथ हो रहे अन्याय का हल चाहते थे, सावरकर उसके पक्ष में हमेशा खड़े रहे। बाबा साहब अंबेडकर के जीवन और उनके विचारों पर लिखी किताब अपार्ट में अशोक गोपाल लिखते हैं कि अंबेडकर का मानना था कि अगर सावरकर को हिंदू राष्ट्र बनाने का अपना लक्ष्य प्राप्त करना है तो उन्हें अछूतों और बाकी के हिंदू समाज के बीच अवरोध को तोड़ना होगा। तो क्या अंबेडकर के इसी महामंत्र को एक वृहद सूत्र में ढालकर पीएम मोदी ने उतार दिया, एक है तो सेफ है। एक है तो ये आज देश का महामंत्र बन चुका है। कांग्रेस और उसको इकोसिस्टम, उन्होंने सोचा था कि संविधान के नाम पर झूठ बोलकर, आरक्षण के नाम पर झूठ बोलकर एससी, एसटी, ओबीसी को
छोटे छोटे समूह में बांट देंगे, वो सोचते थे सब बिखर जाएंगे। कांग्रेस और उसके साथियों की इस साजिश को महाराष्ट्र ने सिरे से खारिज कर दिया है। सत्ता के फार्मूले का ध्वस्त हो जाना क्या कांग्रेस और उसके परिवार के धैर्य के टूट जाने का सबब बन गया? इसलिए जब कांग्रेस बाबा साहब आम्बेडकर और संविधान के मुद्दे पर तथ्यों से घिरी तो उसने सनसनीखेज राजनीति चुनी। इन पे कौन भरोसा करेगा? ये कहते हैं आरक्षण को ये खत्म नहीं करना चाहते, संविधान को बदलना नहीं चाहते, तो क्या कर रहे हैं? बेसिक रिस्पेक्ट होती है ना, इंग्लिश में कहते हैं बेसिक रिस्पेक्ट। एक आदर जो होना चाहिए वो आदर ही नहीं है। ये संविधान के निर्माता हैं, उनके बारे में आप ऐसा कह रहे हैं। इसमें रंच मात्र भी संशय नहीं होना चाहिए कि बाबा साहब आम्बेडकर का सम्मान इस देश में तब तक रहेगा जब तक ये धरा है। लेकिन राजनीतिक तौर पर शून्य में भटक रही कांग्रेस की सत्ता बेचैनी का पता भी इससे चलता है। जिस कांग्रेस ने अपने एक परिवार के 2 सदस्यों को जीते जी और एक को मरणोपरांत भारत रत्न के सम्मान से नवाजा, उसी कांग्रेस ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न नहीं दिया तो नहीं दिया। सामाजिक न्याय के लिए लड़ने वाले और संविधान के निर्माता बाबा साहब को भारत रत्न उनके निधन के 34 साल बाद मिला, वो भी वीपी सिंह के कार्यकाल में। लेकिन क्या आज बाबा साहब के लिए छाती पीट रही कांग्रेस ने बाबा साहब के साथ इतना ही किया था? कांग्रेस ने न केवल बाबा साहब अंबेडकर को जिंदगी भर अपमानित करने की कोशिश की, बल्कि अंबेडकर के निधन के बाद उनके परिवार को भी परेशान होने के लिए छोड़ दिया। जो लोग आज कह रहे हैं कि बाबा साहब का अमित शाह ने अपमान कर दिया, देश में आग लग जाएगी, उन्होंने तो अंबेडकर के परिवार तक का ध्यान नहीं रखा बॉस। B.R. Ambedkar's Riddles in Hinduism and Annotated Critical Selection किताब के पब्लिशर एस आनंद ने किताब की प्रस्तावना में इस घटना के बारे में बताया है। अंबेडकर ने नेहरू कैबिनेट से 1951 में इस्तीफा दिया था और अपना सरकारी घर छोड़ दिया था। उसके बाद दिल्ली के अलीपुर रोड पर 10 कमरों वाले बंगले में अंबेडकर अपनी पत्नी के साथ रहने लगे थे। 1951 से 1956 तक अंबेडकर दिल्ली के इसी घर में रहे। अंबेडकर के निधन के बाद उनकी पत्नी यहां रहने लगी। अंबेडकर के निधन के 10 साल बाद 1966 में यह बंगला एक स्थानीय व्यापारी को बेचा गया। उस व्यापारी ने अंबेडकर की पत्नी को रहने के लिए सिर्फ 2 कमरे दिए और दूसरे हिस्से को एक जज को किराए पर दे दिया। लेकिन कुछ ही महीने बाद 17 जनवरी 1967 को अंबेडकर की पत्नी सविता अंबेडकर को बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया। 20 जनवरी 1967 को सविता अंबेडकर अलवर के लिए निकल गई। जिस व्यापारी ने बंगला खरीदा था उसने सविता अंबेडकर, जो अंबेडकर की पत्नी थी, उनकी गैर मौजूदगी में उनका सामान बाहर उठा के फेंक दिया। व्यापारी अपने साथ 20 लोगों को लेकर सविता अंबेडकर के कमरे में घुस गया और सामान बाहर निकाल फेंका। सविता अंबेडकर के कमरे में कई अलमारियां थीं जिनमें अंबेडकर की फाइलें, किताबें, चिट्ठियां थीं। कहा जाता है उस दिन बारिश हो रही थी जिससे अंबेडकर की फाइलें और चिट्ठियां भीगकर खराब हो गईं। यह तो अंबेडकर के परिवार का हाल हुआ है उनके जाने के बाद। अलवर से वापस आने के बाद सविता अंबेडकर ने तब के गृह मंत्री वाईबी चव्हाण और दिल्ली के एलजी से मामले में दखल देने की मांग की। कुछ नहीं हुआ बॉस। सोचिए, अंबेडकर के परिवार के साथ यह सब हो रहा था और सरकार क्या कर रही थी? कुछ नहीं तब की। और दूसरी तरफ नेहरू गांधी परिवार के नेताओं के सैकड़ों एकड़ में मेमोरियल और म्यूजियम बनाए जा रहे थे। जाति भेद और मजहबी तुष्टीकरण की जिस राजनीतिक धारा का विरोध बाबा साहेब आम्बेडकर आजीवन करते रहे, कांग्रेस उसी धारा से अपनी सत्ता का अरण्यकांड खत्म करना चाहती है। लेकिन ये अब उसे भी समझ आ चुका है कि सिर्फ संविधान और आरक्षण पर शोर मचाकर कुछ होने वाला नहीं है। क्या इसलिए आम्बेडकर के कथित अपमान के मुद्दे को चुना गया? अब यह भी समझिए कि खुद को बाबा साहब अंबेडकर की सबसे बड़ी भक्त साबित करने में जुटी कांग्रेस के मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर बाबा साहब अंबेडकर के विचार क्या थे। मुसलमानों को लेकर डॉक्टर अंबेडकर मानते थे कि कांग्रेस हर हाल में मुसलमानों के तुष्टीकरण में लगी रहती है।
अंबेडकर का मानना था कि कांग्रेस मुसलमानों की हर मांग को स्वीकार करती है, लेकिन अपने सामाजिक पहचान के लिए संघर्ष कर रहे दलित वर्ग को वो अधिकार नहीं देती जो उन्हें मिलने चाहिए। आजादी के बाद से ही डॉक्टर अंबेडकर कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाते रहे। बाबा साहब अंबेडकर बिना लाग लपेट के ये बात कहते थे। बाबा साहब अंबेडकर अपनी किताब पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया में बड़े विस्तार से लिखते हैं। पेज नंबर 330 पर इसका जिक्र है। बाबा साहब लिखते हैं कि हिंदू धर्म को बांटने वाला कहा जाता है। इसके विपरीत कहा जाता है कि इस्लाम लोगों को एक साथ बांधता है, लेकिन ये सिर्फ आधा सच है, क्योंकि इस्लाम असंदिग्ध रूप से विभाजित करता है। इस्लाम मुस्लिम और गैर मुस्लिम के बीच भेद करता है। वो आगे लिखते हैं कि इस्लाम का भाईचारा, जिसे मुस्लिम ब्रदरहुड कहते हैं, विश्वव्यापी भाईचारा नहीं है, बल्कि ये मुसलमानों का मुसलमानों के लिए ही भाईचारा है। वो लोग जो इस्लामिक कॉरपोरेशन से बाहर हैं, उनके लिए सिवाय तिरस्कार और शत्रुता के और कुछ भी नहीं है। अब सवाल यही है कि बाबा साहब आम्बेडकर ने मुसलमानों को लेकर जो कुछ भी कहा था, क्या कांग्रेस उसे भी मानेगी? बाबा साहब आम्बेडकर के नाम पर संसद में हंगामा करने वाली कांग्रेस में क्या इतनी हिम्मत है? सच ये है कि जब भी कभी बाबा साहब ने हिंदुओं के साथ हुए अन्याय या मुस्लिम कट्टरपंथ के खिलाफ बोला, पंडित नेहरू ने उन्हें हिंदूवादी पाले का बता दिया। कांग्रेस के वोट बैंक तुष्टीकरण के इसी फॉर्मूले पर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस के वॉल्यूम नंबर 14 में आम्बेडकर ने कांग्रेस के मुस्लिम प्रेम के बारे में लिखा है कि दलितों को जो सुविधाएं मिलती हैं, वो मुसलमानों को मिलने वाली सुविधाओं की तुलना में कुछ भी नहीं है। सवाल ये है कि क्या ऐसे ही तथ्यों के खुलासों से कांग्रेस तिलमिला गई? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।